start with the topic name, scalar and वेक्टर। फोकस होके हम वेक्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो स्केलर थोड़ा बहुत देखेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट कई बार आ जाता है। तो पहले हम स्केलर वेक्टर पढ़ने से पहले, इनकी मैथ्स पढ़ने से पहले हम ये देख लें स्केलर होते क्या हैं और वेक्टर होते क्या हैं। एक्चुअल में ये 11th का एक चैप्टर है जो हमें बेसिक्स में पढ़ाया जाता है वेक्टर और स्केलर के नाम से, ठीक है। कहाँ पढ़ाया जाता है? मोशन इन अ प्लेन में। मेरे ख्याल से 4th चैप्टर है। अभी अपन 4th चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। सपोज अभी तुम 12th में है, वो निकालोगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट dx आ जाएगा, ठीक है। E डॉट dx आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? इंटीग्रल का यूज हो गया, फेल हो गया, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इंटीग्रल नहीं आता तो, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो ये भी क्या होता है हमारा? स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये भी नहीं आता तो भी गड़बड़ है, ठीक है। सपोज कर लो तुमने किसी और से R क्रॉस F निकाला, टॉर्क सुना है? टॉर्क सुना थोड़ा 11th में, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट सुना था, क्रॉस प्रोडक्ट I J K ऐसे कुछ करके, तो वो आने वाले हैं। तो वो भी कई जगह यूज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार ऐसे दे दी जाती है, 1 ऐसे दो 5 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 7 K कैप। अब इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। कैसे सॉल्व करोगे करके बताओ। तुम 12th में आए, मैं तो मान लिया 11th पढ़ के आया। कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई करो, एक अटेम्प्ट दो, एक अटेम्प्ट दो, चलो। तो सीधी सी कहानी है, ऐसे करके हमें परेशान करेगा बार बार, ठीक है। तो बार बार परेशान करे से अच्छा हम एक ही बार परेशान हो जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वेक्टर ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया, 3 हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और यहाँ तक कहानी क्लियर है? थोड़ा थोड़ा और एक्सचेंज कर दूं मैं, तो ये हमारी 3D स्ट्रक्चर आ गई। तो दिक्कत पक्का। चलो, तो x वाली को हम क्या कह देते हैं? I कैप या I, ठीक है, रिप्रेजेंट करते। इस y को करते हैं हम J से रिप्रेजेंट और z को करते हैं हम J से। क्लियर है? ये कैप क्या शो करता है? डायरेक्शन तो करते ही, तीनों डायरेक्शन ही शो करते हैं। लेकिन तुमने कई बार ऐसे देखा होगा I वेक्टर, कई बार देखा होगा I कैप। सर वेक्टर की यूनिट I वेक्टर होता है हमारा वेक्टर, सिंपल वेक्टर, ठीक है। और I कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट, नाम ही यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट। हाँ, एक यूनिट बस, एक यूनिट, 2 यूनिट को यूनिट नहीं मानते अपन, मतलब ऐसे ऐसे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो अभी इस पे अपन बात करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, तो पहले अपन इसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K। तो इसकी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें पूरा दिमाग लगाना है, ठीक है। सपोज कर लो तुम चले x में कितना 3, ठीक है, y में चले गए कितना 4, ठीक है, और z में पहले x और y का बना लो 3,4, ठीक है। x और y में तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट लिख के बताओ। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में डायरेक्शन किसमें इंपॉर्टेंट होती है? क्लियर है? स्केलर में 3 इनके बेसिक नियम होते हैं। एक सेकंड होल्ड करना है यहाँ पे, पहले एक बेसिक नियम होते हैं, 3 इसके बेसिक नियम होते हैं। ये स्केलर ले लो, यहाँ पे वेक्टर ले लो। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज रहती हैं उसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस मैग्नीट्यूड की रहती है। वही
वेक्टर में मैग्नीट्यूड की इंपॉर्टेंस रहती है कि नहीं? वेक्टर में भी रहती है, ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्शन पे। डायरेक्शन स्केलर में इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं? नहीं होती। और मैग्नीट्यूड को वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? लास्ट होता है हमारा ये वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर का अपने आप एक एलजेब्रा है, ये वेक्टर एलजेब्रा फॉलो नहीं करता है और ये वेक्टर एलजेब्रा फॉलो करता है। अभी कुछ पढ़ेंगे वेक्टर एलजेब्रा। इतनी कहानी क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, ठीक है, फिर ये ग्राफ बना दो। चलो तो सबसे पहले ये देख लिया तुमने, नोट कर लिया? अब इसके बाद अपन 2 मिनट आते हैं, इसको 2 मिनट होल्ड कर देना, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं कि वेक्टर दिखता कैसा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर भी उससे ग्राफ में करते हैं ना? हाँ, ग्राफ रिप्रेजेंट उससे करते हैं, वो टेल से और उसके हेड से। वेरी गुड, याद आ गया? हाँ। मैं तभी सोच रहा शायद मैं वेक्टर देख रहा था, मैं ग्राफ में नहीं देख रहा था। नहीं, मैं तभी सोच रहा था शायद तुम टच कर सकते हो, इसलिए मैंने इतना जोर दिया। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है हमारा वेक्टर, ठीक है। ये होती है इसकी क्या? टेल। तो ये क्या होता है इसका? हेड। क्लियर है? ये होता है हमारा वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को टेल टू टेल नहीं जोड़ते, ठीक है। वो जब भी जोड़ा जाता है कैसे जोड़ा जाता है? ठीक है। लेकिन जब हम फोर्सेस पढ़ेंगे वहां पे हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। वो मैं तुम्हें बात बताऊंगा, ठीक है। वो ऐसा रहेगा कि एक फोर्स ये जा रही है, एक फोर्स ये जा रही है, और इस फोर्स को हमें कैंसिल आउट करना है, तो वेक्टर में बात होता है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है? कैंसिल आउट का मतलब ये होता है, न्यूटन का तीसरा नियम था ना, क्या था? ठीक है। तो जैसे कि मैंने दीवार पे मारा, तो दीवार ने मुझे मार रही है उतने ही फोर्स से, तो फोर्स क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहा है। सपोज कर लो कोई फोर्स है, फोर्स कैसी है? F इक्वल टू ma। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर। तो फोर्स भी क्या हो गया? वेक्टर। तो फोर्स लगा आपने इस डायरेक्शन में, तुमने एक डब्बे में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और डब्बे और नीचे से मान लो घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब गति बढ़ी हुई है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस लगेगा? इस डायरेक्शन। समझ में आया? पक्की बात? बस हो गया काम। तो अब क्या होगा? अगर ये भी 5 न्यूटन होगा, ये भी 5 न्यूटन होगा, तो क्या डब्बा मूव करेगा? ये नहीं करेगा। और वही अगर ये 6 न्यूटन होगा तो डब्बा मूव कर जाएगा। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन भी देखते हैं, तो इसको नोट कर लो, कर लो। चलो, अब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन के बाद अपन जब नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एक चीज लिख लो, सपोज कर लो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे ना, तो ये कोऑर्डिनेट है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सपोज कर लो ये a वेक्टर है ये, तो इसको कैसे लिखोगे? 3i कैट प्लस 4j कैट। क्लियर है? तो इसे लिखने का तरीका हो गया, इसको भी लिख लो इस ग्राफ के साथ, लिख लो, इससे याद रहे। और सपोज कर लो मैं z पे भी होता, z पे भी गया होता, कितना 5 गया होता, तो कितना आ जाता? 5 k क्या? i क्या रिप्रेजेंट करता है? j y और k z। नोट कर। अब ये फाइल लगा दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे? किसके? फाइल लगा दिया? हाँ।
तो ये 3D हो जाएगा। सपोज कर लो ये तुम्हारा x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो अब ये कहीं यहाँ होगा, ये एक्चुअल में देखो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, अब z इस तरफ आ जाएगा, सामने आ रहा है। हाँ, तो ये कहीं यहाँ होगा। मतलब ये बाहर निकलती हुई एक्सिस अपन दिखा नहीं सकते ना 2D फ्रेम पे, इसलिए इसको ऐसे बना देते हैं। ये देखा हाँ, 2D है ये। देखना चाहते हो ना तो इसको ऐसे देख लो। ये y होगा जो लिखा भी है मैंने, किसी बच्चे को बताया होगा, ठीक है। ये x हो गई और ये z हो गया। तो सपोज कर लो तुम x पे चले 1 और 2, ठीक है। अब y पे चले 1 2 और 3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा 2, 3। अब थोड़ा z पे भी, z तो ये हो गई, अब z पे भी चल लिए 2 3, तो ये z का कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके हवा के कोऑर्डिनेट है, तभी तो उसको 3D कहते हैं। समझ में आया? ये 3D का फॉर्मेट होता है, पूरा का पूरा 3D का चैप्टर है तुम्हारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतनी कहानी समझ में आ गई? पक्का? चलो अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका कंपोनेंट। ये सारी चीजें तुम लोगों को गायब हुई है। ये समझ में नहीं आई, इसको पढ़ा होता है लेकिन कंपोनेंट हो। अच्छा, तो फीलिंग नहीं आई। फिजिक्स में एक चीज की फील जब तक नहीं आए तब तक मानना नहीं कि फिजिक्स है, कि फिजिक्स अपने आप बोलता है। जब समझ में आने लगा था हाँ। कि हाँ समझ में आ रहा है कंपोनेंट ये होता है, हाँ, ये हाँ, होता है। तब तो मेरा सिलेबस निकल गया। फिर एक वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें एक कंपोनेंट आया, वो ऐसे लगा था कंपोनेंट। हाँ। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के तो कंपोनेंट मिल गए, हाँ। लेकिन अब वो ऐसे हो गया ना हाँ। ट्रिपल, तो उसके कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहे। अब इसके कंपोनेंट कोई नहीं, अपन सारे देख लेंगे, दोनों केस देख लेंगे, ठीक है। तो अब सीधा क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी, पहले अपन यही देख लेते हैं। चलो होता क्या था, 11th में हम बार-बार फोर्सेस लगाते थे। एक बंदे ने एक ठेले का फोर्स लगाया, सपोज कर लो ये तुम्हारा ठेला, ये ठेला है अगेंस्ट, ठीक है। तुमने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब हर बार ये ढूंढना है कि सीधा ही फोर्स लगाया है ठेले वाला, कभी उसका दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसने ऐसे ऊपर को उठाते हुए लगा दिया। कभी उसको आगे वाला टायर तैयार होता है ना, आगे वाला टायर उठाना पड़ता है तो पीछे को लगा देता है, तो उसने ऐसे लगा दिया। तो काफी सारे केसेस बन रहे थे, ठीक है। उन केसेस को रीड करने के लिए साइंटिस्ट या फिर जो भी कहोगे फिजिक्स जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने फॉर्मेशन किया कंपोनेंट जनरेशन, उन्होंने कहा कि फोर्स हमेशा सीधे नहीं लगेगी, मतलब सीधे लग सकती है लेकिन टेढ़े भी लग सकती है। तो उस टेढ़े वाली फोर्सेस को भी हमें रीड करना होगा, और उसको रीड करने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए होगी, वेक्टर के कंपोनेंट्स, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो सपोज कर लो कि सीधा फोर्स लगा कितना, 5 न्यूटन, सीधा लगा 5 न्यूटन, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत आएगी होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर सीधा वो ऊपर लगा देता 5 न्यूटन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब ये सपोज कर लो ये वेक्टर दिया होता 5 न्यूटन, फंस गए। सामने भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। सामने चलो इसको 2 न्यूटन ले लेता हूँ और कुछ एक रिजल्ट और बन जाए। तो अब ये सामने भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अगर तुम उसको मन की आंखों से देखो तो ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। y में भी जा रहा है। क्लियर है? तो अब उन्होंने कहा यार ऐसे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम तो या तो x में रीड कर पाते हैं या फिर y में रीड कर पाते हैं। तो इस केस में भूखा समझ में आ रहा है, कहानी चल रही है पक्का। तो इस केस में उन्होंने क्या कहा कि ये आपस में एक एंगल तो बना ही रहे होंगे, ठीक है। अरे सीधे एक एंगल तो बनता ही है ना। सपोज कर लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, तो एंगल कितना है, स्ट्रेट कितना एंगल 0। मैंने थोड़ा सा चेहरा उठा दिया, मैं उस कील को देखने लगा तो एंगल आ गया, ये थीटा है, ठीक है। तो उसी एंगल की बात कर रही है। सपोज तुम मुझे सामने देख रहे हो, ठीक है, तो एंगल कितना है यहाँ पे,
एंगल यहाँ पे भी है, ये कितना है 0, हाँ ठीक है, नीचे 0 है। पकड़ में आया। और अब ये एंगल बन गया क्योंकि मैंने ऊपर उठा दिया, वही देखने वाला केस है, ठीक है। अरे हम समझ में नहीं आ रहा वो क्या गया यार, अब तो एंगल भी आ गया, वैसे वेक्टर समझ में नहीं आ रहा था, एंगल भी उछेड़ दिया सर ने। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोचना ही नहीं है। हमने बचपन से एक चीज देखी पढ़ी है, वो शायद हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, क्या? अब जब राइट एंगल आता है, एक मैथमेटिशियन का नाम आता है, क्या नाम है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की मदद ली जाए थोड़ी सी। ये क्या हो गया, हाइट, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, इसको स्मॉल h है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है, पक्की बात है। तो उन्होंने कही, अब हमें नहीं पता, हमें तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, बेस के बराबर है, ठीक है, और हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा स्मॉल h के बराबर है। तो पाइथागोरस ने हमें यहाँ से एक कमेंट दी, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा बेस के बराबर है और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हाइट के बराबर है। तो अब क्या हुआ, एक वो होता है ना 132 सरल बोले, यही तो रहता है पक्का। तो इन्होंने उसमें से एक कंपोनेंट उठा लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन, तो बेस किया मैंने, बेस लिख लिया, और बेस की और नीचे क्या लिख लिया, हाइपोटेन्यूज। देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। तुम्हारा सारे जितनी समस्याएं का समाधान भी हो सकता है कि मैंने हाइपोटेन्यूज का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत? तो बेस कितना आ गया, आगे समझ में? ये कहानी थी, और ये कहानी तुम कितना ही दिमाग लगा लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं बता पाता, पहले ही बताने का। ऐसे बेस फिजिकल होता है और सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या करते हैं होशियारी, हाइपोटेन्यूज को r वेक्टर दे देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है r cos थीटा। और अब हाई के लिए जाएंगे तो वो साइन आ जाएगा। अब देखो ना, अब तो खुद का दिमाग चलने लगा। इधर देखो, ये गोपाल कह तो तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम्हारी तो बत्ती जल गई है लग रहा है, ठीक है, क्या क्लियर है समझाओ गोपाल जरा मेरे को। तो समझाएंगे हाँ, तो वही तो समझाओ, क्या समझा तुम लोग, समझाओ मेरे को। सर। अगर इसमें हाइट निकालनी है और बेस निकालना है तो cos थीटा फॉर्मूला है, और अगर परपेंडिकुलर अपन बेस निकालना है तो tan पे थीटा। तो ठीक है, लेकिन आपने कंपोनेंट बांटे क्यों? वेक्टर अच्छा खासा वेक्टर था, उसे कंपोनेंट क्यों बांटे? क्योंकि हमें कंपोनेंट की स्टडी करनी थी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दैट्स इट। क्लियर है? और अब cos थीटा का मैग्नीट्यूड रख के एक्चुअल मैग्नीट्यूड भी आ सकता है। सीधी बात है। अभी अरे एंगल एक्चुअल में 30 डिग्री, हाँ तो रख दो 30 डिग्री, हो गया सॉल्व। बराबर है। अभी रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम तो अभी इतना देखो। अब यहाँ ले लो अपन क्या, साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। तो परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल h, और ये हाइपोटेन्यूज कितना है, r ले लो चलो, ठीक है। तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई, r sin थीटा। आ गई बात समझ में, पकड़ में आया ना? अब चाहे वो ऐसे ले ले चाहे ऐसे ले ले, कभी नहीं कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो r का एक ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना आ गया r cos थीटा, और वर्टिकल आ गया कितना, r sin थीटा। क्लियर है? नोट कर लो पहले, फिर आगे की कहानी और सुनूंगा। और इन दोनों का सम क्या आएगा, अब आएगा अंडर रूट आएगा। थोड़ी शांति आने वाला है, इतनी शांति नहीं रखना। चलो अब क्या कहानी क्या है, थोड़ी सी और आगे देखिए। अब मैंने बोला 2 न्यूटन की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और
यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, थीटा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे आई का कंपोनेंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब EX बताओ, ऐसे लिखते हैं EX बताओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट X एक्सिस बताओ। ट्राई करो, प्रॉपर टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट 3 पक्का। गोपाल गोपाल ट्राई करो, टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता। देवांश ये आपने क्रॉस वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर अपन तो आ रहा है तुमको बस इतना दे दो। गोपाल लाइट रहना, दिमाग नहीं लगाना। बेसिक रूल क्या है, जहाँ एंगल वहाँ कॉस, जहाँ एंगल वहाँ क्या कॉस। तो यहाँ एंगल कितना 30 डिग्री, ये कितना था 2 न्यूटन, तो 2 cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 सही है। होमवर्क देखो पहले, √3 सही है, होमवर्क देखो टेबल यहाँ से हाँ मुझे भी याद है, टेबल देखो पहले, टेबल लिख के लाना। हाँ मतलब 2 की टेबल नहीं, ये नहीं, साइन cos थीटा वाली पूरी लिख के लाना, लिखो होमवर्क में। ऐसा होना चाहिए, बत्ती जमानी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम लग जाए ठीक है, इतना नहीं लगना चाहिए, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। चलो तुम्हारा तुम भी लिख लो, तुमने अलग से तुम भी लिख के लाना, कोई दिक्कत हो ना, पेन तुमने गिर जाएगी। तो ये कितना होगा cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल काट दूं, कितना आ गया गोपाल, क्लियर है। अब गोपाल का साइन कंपोनेंट बताओ, तुम ही बताओगे, बता रहे मान जाऊंगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सुधा रहा हूँ मैं, इतनी देर से समझा रहा हूँ ना, मेरा वो समझूंगा कि मैं गंगा नहा गया हूँ। मेरा सुबह तो समझ में आ गया होगा पिक्चर क्या जाने वाली है, ठीक है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात। तुम एक काम करो, तुम अभी इसका वो भी होता है रिजल्टेंट भी निकालेंगे अपन, अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ लें, रिजल्टेंट भी पढ़ेंगे। इसी से बनता है स्केलर डॉट, कंपोनेंट का स्केलर प्रोडक्ट। हाँ तभी तो तुम्हें क्या है, अब इस चीज पे प्रॉब्लम आ गई, स्केलर डॉट में जाओगे फिर क्रॉस में आओगे, वेक्टर्स में आएगी, पूरे वेक्टर्स में प्रॉब्लम आएगी, पूरा मैं 12th ही चमक जाएगा उससे। तो जब पहले का चमकेगा वो डंपर वाला खेल बताया तो मैंने, या तो पहले जाके रोड बना लो प्लेन, या फिर चलते चलो डंपर डालते चलो, तो वही बात है, अपन कुछ प्लेन बना लेते हैं कुछ डंपर डाल देंगे, ठीक है, डालने की जरूरत नहीं है। चलो गोपाल इतने पेन चलाने की जरूरत कितना है, √3 है कैसे, 2 sin 60 कैसे, 90 डिग्री हो गया। अच्छा तो तुमने इसको 60 दे दिया हैं, चलो तो फिर नियम बदल गया, cos की तरफ जो मैंने क्या बोला था, एंगल की तरफ, सॉरी एंगल की तरफ हमेशा cos आता है, तो एंगल इस बार क्या हो गया 60। कहानी बदल गई, नहीं समझ में आया, cos 60 हो गया वो, cos 60 हो गया, एक्चुअली cos 60 भी वही है, ध्यान देना देवांश, sin 30 कहानी वही है, sin 90 माइनस थीटा दे दो cos 60। ऐसे देखो हाँ समझ गया। पकड़ में आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी देवांश मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, देवांश नहीं गोपाल तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये दूसरे एंगल को शुरुआत में मत निकालना, तुम तो सीधे ये हो गया cos एंगल और ये हो गया sin, 2 cos 2 sin 30, एंगल क्योंकि कितना है बस, ज़्यादा लोड नहीं लेना शुरुआत में, जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाओ तब ये लोड लेना चालू करेगा। तुम्हें तो क्लियर है, तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा आ गया। एंगल से छेड़छाड़ बस करने इसमें की डाउट जरूरत था। हाँ एंगल से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करो इस शुरुआत वाली में भी यही डाउट था। अच्छा अच्छा आ गया। हाँ आ गया। अब सुनो 2 sin 30 क्या हो गया
साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 2 से 2 कैंसिल, क्या आया ये 1 ये 1 हो गया वो 2 हो गई, बात खत्म। और इन दोनों का सम आएगा उसके बराबर या इन दोनों के स्क्वायर का सम आएंगे आएगा। आएंगे उस पर भी आएंगे, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। पहले इसको नोट कर इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्टेंट बताऊंगा, नोट कर। पढ़ने में मजा आना चाहिए कि हाँ यार चमक रहा है एक एक चीज, तब तक तो आगे नहीं बढ़ो, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है, तुम लोगों का भी शायद जाएगा, गोपाल तुम्हारा भी, ठीक है। गोपाल ध्यान देना, अभी तो ऐसे भगा रहे थे सर, अब ऐसे भगाएंगे, ठीक है। अब बताना, सपोज करो ये है कितना 10 न्यूटन, तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल F हॉरिजॉन्टल कितना होगा, ये फोर्स है 10 न्यूटन, और F वर्टिकल कितना होगा। हाँ एंगल एंगल ये बना रहा है, कितना बनवा दूँ, 60 बनवा दूँ, चलो 60 बनवा दिए। इसमें भी कुछ नहीं है, पहले तो मैं लग रहा था टेढ़े कर देते, सीधे कर देते, हाँ, नहीं लग रहा है ये। चलो गोपाल ट्राई करो, ऐसे ही है ना, नहीं ऐसे तो बिना देखे। बेचारे गोपाल को ट्राई कर दो पहले, गोपाल सॉल्व करिए बताओ। एफर्ट लो, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा अगर ये हो गया है तो तुम बताओ क्या करो। किसी का समझ नहीं आया, क्या राइट एंगल देख रहा हूँ मैं वो, राइट एंगल में आगे समझ तो तुम पकड़ने लगे। ये तो हो जाएगा। एक्चुअल में यही होता है, फिजिक्स की ब्यूटी यही है, अगर आपको आ गया तो भैया आ गया, अब आप कुछ भी कर लो, अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा, तो अगर नहीं आया ना फिर इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 5 कैसे, सर यहाँ पे एंगल होता है वो cos होता है। हाँ तो ये कितना हो गया cos से t f cos थीटा, f कितना है अपना 10, cos कितना है अपना एंगल 60, और cos 60 कितना होता है 1/2 से 2 कटेंगे क्या, वेरी गुड, तो तुम्हें भी समझ में आने लगा। चलो तो इसी बात पे ये हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल था, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वर्टिकल था, ऐसे वर्टिकल था नहीं पक्का हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे भी टेढ़ा मतलब टेढ़ा वाई के हाँ मतलब ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी कैसे भी हो सकता है। वर्टिकल, देखो अपन स्टैंडर्ड केस में बाय वाला मानते हैं, स्टैंडर्ड केस, ठीक है। चलो इधर आओ, इसका बताओ हॉरिजॉन्टल को, तो इसका एंगल ये कोई आईडी सोच लेंगे तो उसको, तो वो गोपाल सवाल कठिन दे दिया क्या, सीधी सी कहानी थी कितनी, f sin 30 f at 10 sin f sin 60 कितना हो गया √3 कितना आ गया 5 कहानी क्लियर है। ट्विस्ट, अब मुझे ये सपोज कर लो, ये दे दिया तुम्हें 5√3, ये दे दिया तुम्हें 5, अब मुझे ये r निकाल के बताओ, ये मुझे r निकाल के बताओ। मुझे नहीं पता क्या लग रहा है, चलो क्वेश्चन समझ में आया, गोपाल क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुनो अभी मैंने ये दे दिया था, अब मैंने ये नहीं दिया, अब ये मैंने दे दिया, इसको पता करना है ये क्या है, रिवर्स, ठीक है। और वर्टिकल दे दिया कितना, F वर्टिकल दे दिया कितना 5 न्यूटन, और F हॉरिजॉन्टल कितना दे दिया 5√3, ठीक है। अब मुझे F बताओ,
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देवांश क्या स्टेटस चमक गया? हाँ, मुझे आइडिया था इसमें का जो बहुत पहले पढ़ा था वो है। पूरी फिजिक्स ही ऐसी है। और मैंने तुम्हें उस दिन बताई थी कहानी, ये ऐसे, हाँ ठीक है, वो में चल रहा है ये गायब हो जाता है ना जिस दिन, उस दिन फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि लेंथ खराब हो गई। हाँ, अब तुम्हारा क्या है, 11th फर्स्ट सेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे इतनी डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। तो हाँ देवांश, वो देवांश क्या नाम? गोपाल, प्रकाश डालो उस पे तुम। इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो, तुम्हें लिखना हो, कोई मनाही नहीं है। तुम्हें कुछ और देता हूँ। अरे एंगल देख रहा है, वो नहीं देख रहा, लेकिन देखना चाहिए। क्या? ये एंगल देख रहा है। इसको मन की आंखों से देखना है, सफल इसको फिजिक्स की आंखों से नहीं देखना, इसको मैथ की आंखों से देखना है। सर माइनस तो निकल 103। अबे वो देखा था कुछ दिया होगा करे। बस ज्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स हो के देखो पहले तुम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तो समय में गणित के सवाल तभी लगे होते हैं जब सवाल पूरा नहीं देखते। चलो तुम्हारे लिए तुम भी करोगे। सुनो देवांश, जी सर। इसको बता दूं, ये वाला भी कुछ बाद में लिखूंगा। दो वेक्टर हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये कैसे फाइंड करोगे? सोचो। दो वेक्टर हैं, ठीक है, बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बना भी नहीं रहा है सॉल्व। इन दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? सेम, नेगेटिव सेम है, लेकिन इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। लेकिन सपोज कर लो एक वेक्टर तुम्हारा ये भाग रहा है, ये वेक्टर तुम्हारा ये भाग रहा है, अब इन दोनों की ये ए, ये भी है ए, ठीक है। लो दे तो तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा, तो थोड़ा और भगा देता हूँ, सर cos 1/3। ठीक है। अब इसका एंगल कैसे फाइंड करोगे, सोचिए। तो cos 1/3। cos 1/3, इधर देखो। देवांश तुम बताओ क्या थ्योरी थी इसके पीछे? पाइथागोरस कैसे? वर्टिकल भी और बेस भी, हाँ, एल्टीट्यूड भी और तो ये कितना हो गया हॉरिजॉन्टल 5√3, और ये कितना हो गया था 5। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25। चमका सर मैंने वो लगा दिया था d अपन x होगा। सोच रहे हैं इनका। तूने देखा ही नहीं कि क्या क्या दिया ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। अरे सर वो एंगल ये सब सर्वे ने आया। अब वो फंसाने के लिए तो कुछ भी ऐसे, तो ये तो चाल होती है पूरे फिजिक्स में। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है, एफ नेट कितना आ गया हमारा, √5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, सॉल्व करके बताओ। यहाँ से रिजल्ट ऑफ बन गया, बताओ क्या, लिख लेना। जब भी हमें एफ नेट निकालना हो तब हम क्या करेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई, एफ नेट मतलब एफ नेट मतलब नेट फोर्स प्लस जिसका कॉम्पोनेंट हुआ है वो निकालना है ना। अभी कॉम्पोनेंट ही जिसका एक्चुअली ये तो वही है ना, इसका कॉम्पोनेंट निकला है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट का। तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस, आएगा, मुझे क्या पता, गोपाल बताएगा ठीक है। क्या आएगा इसका सॉल्व करके। 100 का खोल के क्या आएगा, 10 की पावर 2। बट 10 आएगा। अरे अरे हाँ 100 रखो पहले। हाँ सर सॉरी 10 100 से बात है ना, मैंने शुरुआत में दिया क्या था, 10 दिया 10 ही तो दिया था, और 10 की तो कॉम्पोनेंट खोलो है, बंद कर लो। अब समझ में आ गया, चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो चाहे कैसा भी हो, सॉल्व इसी तरीके से। क्लियर है? पक्का? चलो अगला
ये लास्ट इसको सोचो, इस पर थोड़ा और विचार करो कि दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के। अब इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, एंगल है थीटा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा सोचो। कंपोनेंट बनाएंगे इनके भी, लेकिन एंगल ही का इसको कितना एंगल देंगे। वो एंगल ही सॉरी वो एंगल से फाइंड आउट करना है। तो एक मिनट सोचो, इसको मैं बता आज जितना समझा सामने आया ये सब जगह लगेगा, घर पे लगेगा। तुम्हारे 11th में तो बीत चुकी होगी, कितना लगता होगा ये? पहले लेवल में तो हमसे आ जाएगा। अभी 12th में भी उतना ही लगता है जितना 11th। अभी हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट, इसमें उसका एंगल कैसे आएगा? उसी का है ना, उसी को कहते हैं अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर की जब रिजल्टेंट की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज सपोज दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ए और बी, ठीक है। तो फॉर्मूला बन के आता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज होती है, बताओ क्या, जो इसको सिंपल अलजेब्रा से अलग करती है, बताओ क्या? यहाँ पे होती है कुछ विचार करो। डॉट प्रोडक्ट पूरा पॉजिटिव हो जाता है इसलिए। पूरा पॉजिटिव तो हो जाता है, वो तो अलग चीज है। वहाँ पे एक ऐसी चीज लिखी है तो तुम्हें सामान्य लग रही होगी, लेकिन वो अपने आप एक रिजल्ट बना। जब भी किसी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी कंपोनेंट लगा दो। हाँ अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट आएगा, ये आएगा। समझ में आ गया? हाँ, नहीं आया कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तुम तो अभी तो मान लो अभी पढ़ेंगे अपन डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। तुमने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? मैं किताब में पढ़ा था। आप किताब उसका फील आ रहा होगा अभी। अब आएगा। तुम जरा भी टेंशन मत लेना, वो पूरा का पूरा टॉपिक है, 15-20 मिनट आधे घंटे तक जाएगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तुम तो इतना मान लो रिजल्टेंट दो वेक्टर का ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। नोट कर लो। ठीक है, छाप लिया। अभी तक हमने हाफ ऑफ एंगल में देख लिया था क्या होता है। अब हम देखेंगे सपोज एक ये एंगल है, एक ये एंगल, मतलब एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा से तुमसे अच्छा एक अल्फा तो समझ में आता है, अल्फा ले लो, ठीक है। तो यहाँ थीटा भी क्या हो जाएगा? दांत तो नहीं लग रहा ना इससे? तो वो एंगल ही है, वो एंगल ही है। मैं तो रिप्रेजेंटेशन तरीका अलग कर लिया है। अब ये ले लिया तुमने क्या? ए, ये ले लिया तुमने क्या? बी। अब एक सेकंड रुक जाओ, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। सब कुछ कर लो, ये तुम्हारा बी है,
ये तुम्हारा एक है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके बीच में एंगल हमारा क्या है, नोट कर लो। पहले हम क्या करते थे, सुनो, पहले हम हाफ ऑफ एंगल पे बात करते थे, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट बनाए थे, यहाँ तो बनाने नहीं कॉम्पोनेंट, तो दो एंगल अपने आप ही हो गए। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेना, टिल्ट मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका लेना तो और अच्छा लगेगा। समझ में आया? 90 डिग्री नहीं करना 90 डिग्री मतलब 90 cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 1 फिर 0। नहीं cos 90 0 होता है, sin 90 होता है 1। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाता है, अल्फा। और की जगह रखोगे, गोपाल क्या रखोगे 90, cos 90 अल्फा की जगह रखोगे 90 और cos 90 0। ये पूरी टर्म कैसी, एलिमिनेट 0। तो वो नहीं आ गया अपना जब मैंने पहले निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ पीछे वही ये सवाल ऐसे तो आई थी आगे बात समझ में? हाँ गोपाल तुम्हें नहीं आया समझ में? फिर कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट की बात ही नहीं रही, यह कहानी दूर चली गई। ये एंगल सपोज कर लो, ये एंगल कितना हो गया, फिर 90 हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया 90, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया कितना 90। तो मैंने बोला इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अभी अपने ऐसे कुछ एक रिजल्टेंट निकाला था। तो जब इनका एंगल अपन को 90 दे दिया तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई, एक सेकंड में कैसी हो गई, cos 90 है, cos 90 मतलब cos 90 मतलब 0। तो पूरा क्या हो गया ये 0 मल्टीप्लाई बाय पूरा क्या आएगा 0। ये बच गया, तो ये उसके ऐसे नहीं दिख रहा, f = अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, यही तो था वो। पढ़ में आया? पूरी कहानी आपस में टच होती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, चलो एक तो बताना तो लिखा ही, ठीक है। अब सवाल ये है, तो बता दूं लिखना, लिख लिया है तुमने। सवाल ये है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है, दैट इज K नहीं A ले लो, ठीक है। A और B का मैग्नीट्यूड सेम है, जो किसके इक्वल है, A के इक्वल ही है। जैसे कुछ भी ले लो, बात तो वही है ना, क्योंकि सब इक्वल है। तो एक मान लेना A के इक्वल है, तो अल्फा क्या होगा, ये हमारा cos क्या होगा, फाइंड करिए ये क्वेश्चन। इक्वल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इक्वल होती तो ज्यादा ध्यान दिया हाँ तो सिंपल हो जाता ना, 0 cos हो गया। क्वेश्चन ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of two vectors same magnitude is equal to the magnitude of either vector. Find the angle between two vector. ये बताओ। एक केस और दे रखा है, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, या तो A के इक्वल है या फिर B के, तो सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ cos एंगल अल्फा कितना है, 45 कैसे? कुछ मत करो, A की जगह सुनो, A की जगह A डालो, B की जगह भी A डालो, R की जगह भी A डालो। कंडीशन दे रखी है ना, R क्या है, A है या फिर B है, तीनों की A डालो, तो बताओ क्या सॉल्व करो। पेन चलाओ, इधर शायद पेन चलाने की जरूरत पड़ जाए, चलाओ पेन। इक्वल टू 2 है, इतना आसान नहीं है।